पंजाब जीके दे क्वेश्चंस कुछ आप डिस्कस करते हैं अज। और पहला क्वेश्चन अपने को जिहड़ा आउंदा है दैट इज अबाउट एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स। ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, इन्हां दे एंशिएंट नाम किहड़े किहड़े सीगे। सो सानू इन्हां नदियां दे एंशिएंट नाम दैट मीन संस्कृत दे विच नाम की हुंदे सी, क्योंकि पहला पंजाब पंजाब नहीं सी कहांदा, ਉਹਨੂੰ अलग-अलग नामां दे नाल जाणिया ਜਾਂਦਾ, जिवें सप्त सिंधु हो गया या होर नामां दे नाम जो आपां जाणदे कि बुलाया ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। सो उस वेले इन्हां नदियां दे नाम भी होर हुंदे सीगे। सो ਅਸੀਂ देखਦੇ ਹਾਂ कि ब्यास ਦਾ ਕੀ नाम ਹੁੰਦਾ ਸੀ, रावी ਦਾ ਕੀ नाम ਸੀ, चनाब ਦਾ ਕੀ नाम ਸੀ ਤੇ झेलम ਦਾ ਕੀ नाम ਸੀਗਾ। ऑप्शन किहड़े ਸਾਡੇ ਕੋਲ? अस्किनी, विपासा, परुशनी, एरावती ते वितास्ता। सो जिहड़ा ब्यास ਦਾ नाम है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ विपासा। सो ब्यास का की नाम होएगा? दैट इज विपासा होएगा। रावी, रावी का की नाम सी साडे कोल? रावी का सीगा साडा दैट इज परुशनी या एरावती नाम सीगा। सो रावी का की नाम हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चनाब का की नाम सी साडे कोल? चनाब का नाम सी साडे कोल अस्किनी। चनाब का नाम ए अस्किनी हो जाएगा। और झेलम का नाम साडे कोल फिर किहड़ा बचा? वो वितास्ता बच गया। सो इस तरीके नाल सानू सारियां नहरां दे जे नाम ने वो पता होने चाहिए ने। और सतलुज का नाम हुण एक सतलुज रह गई, तो सतलुज नाम स्तूतदरी, स्तूतदरी। ठीक है जी। सो पंजा जे अपने दरिया ने इन्हां दे नाम सानू पता होने चाहिए ने। सिमिलरली असीं देखिए तो सानू इन्हां दे ग्रीक नाम वो भी किते ना किते याद होने चाहिए ने। और खास तौर पर हाइडेस्पस, क्योंकि ये बैटल ऑफ हाइडेस्पस जिहड़ी सीगी दैट इज इंपॉर्टेंट। उहदे की होया सीगा कि अलेक्जेंडर सिकंदर ते पोरस की लड़ाई कित्थे हुई सी? बैटल ऑफ हाइडेस्पस, झेलम दे कंढे। हाइडेस्पस किहनूं कहंदे ने? झेलम नूं कहा जांदा। सो ਇਹ नाम भी सानू पता होना चाहिए। इंडस का इंडोस कहते सीगे, झेलम नूं हाइडेस्पस कहते सीगे, चनाब नूं एक्साइंस कहते सीगे, रावी नूं हाइड्रोइटस कहते सीगे, और ब्यास नूं हाइफेसिस कहते सीगे, ते सतलुज नूं जराडोसिस कहते सीगे। सो ये अलग अलग नाम ने जिहड़े कि सानू याद होने चाहिए। सो ऑप्शन जिहड़े 2, 3, 1, 4 अपने कोल बन गई। अगला क्वेश्चन साडे कोल है बैटल ऑफ बालाकोट वाज फॉट इन 1831। 1831 दे विच पंजाब दे विच जिहड़ी सी लड़ाई होई सीगी वो किहदे दरमियान होई सीगी? सो पंजाब दे विच उस वेले अंग्रेजां दा राज नहीं सीगा। सो अंग्रेज ये तो काम ही खत्म हो गया साडा है ना जी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। रणजीत सिंह ते मराठा ते रणजीत सिंह की लड़ाई कदे होई नहीं। तो रणजीत सिंह ते अहमद शाह बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी या इनू सैयद अहमद भी कहा जाता है, यह बरेली का रहन वाला एक मौलवी सीगा जिहड़ा कि कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने किसी बहाने जिहड़ा सीगा इनू इस इलाके च भेजा सी, जिहड़ा पाकिस्तान दे बालाकोट उत्थे पैंदा, पाकिस्तान च पैंदा। और उसने जिहड़ा सीगा जिहाद छिड़िया सीगा कि मुसलमान ज्यादा ने ते इत्थे जिहड़ा सिख राजा बनिया होया है और जिहड़े सीगे पहले मुसलमान राजे सी वो सारे खत्म हो गए। तो वह जिहाद छिड़िया सी उन्हें कि इत्थों जिहड़ा सिख राज जिहड़ा सीगा खत्म किया जाए और मुसलमानों का राज दोबारा कायम किया जाए। सो उस लड़ाई दे विच जिहड़ा सीगा यह रणजीत सिंह की फौज ते यह बरेलवी की लड़ाई हुई सी, जिहदे विच कि बरेलवी मारिया गया सीगा। रणजीत सिंह खुद नहीं सी गया इस लड़ाई दे विच। इस लड़ाई दे विच शेर सिंह इहदा पुत्र ते हरी सिंह नलवा उन्होंने जाके लड़ाई लड़ी सीगी ते उस लड़ाई दे विच फिर अहमद शाह बरेलवी मारिया गया सीगा। इहनूं बैटल ऑफ बालाकोट दे नाम नाल जानिया जाता है। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ पंजाब विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है जी। सो यह नॉर्थ है तो यह साउथ है। ठीक है जी। ये वेस्ट है तो यह ईस्ट है। ठीक है जी। सो पंजाब बेसिकली आप देखते हैं कि है तिकोन या पंजाब है। तो ये किहड़े-किहड़े ने? मौड़, कादियां, सरदूलगढ़, निहाल सिंह वाला ते कांजली। हुण आपां जे देखिए तो सब तो नॉर्थ विच किहड़ा पैंदा? कादियां गुरदासपुर दे विच है। तो बेसिकली ये किते इत्थे नेड़े होएगा है। यह कादियां हो गया तुहाडा है। और सरदूलगढ़ जिहड़ा तुहाडा राजस्थान च पैंदा इत्थे बठिंडे दे नीचे ये। ठीक है जी। सो सरदूलगढ़ साडा सब तो नीचे हो गया। ठीक है जी। उस तो बाद तुहाडा किहड़ा आ गया जी? हुण आपां देखदे हां कि मौड़। ठीक है। मौड़ आ गया तुहाडा, ये इत्थे किहनूं पै गया तुहाडा ये। फिर तुहाडा
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਜਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਜਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌੜ, ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਜਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਮੋਤ was the captured by Sikhs after defeating Raja Bhim Chand in the battle of ਕਲਮੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। that battle is known as the battle of ਬਸੌਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਸੌਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। Which one of the following festivals celebrated to commemorate the establishment of ਖਾਲਸਾ by ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Besides ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, which personality is famous for ਕਿੱਸਾ ਆਫ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਲੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸੈयद ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਜ਼ੁਲੇਖਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਕਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। What appropriate statement to describe industrial situation in Punjab? Punjab has 1.04 small and medium industries. ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ 1.5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਹੈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਔਰ 590 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। Under whose Gurudom the Sikhs became a political and military force? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। The hot blowing winds, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਨੌਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਈਟਸ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਬਨਾਸਰ ਗਾਰਡਨ, ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਹੈ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਹੰਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Which of the following statement is true? 6 districts of Punjab have common border with Pakistan running for 553 किलोमीटर, ठीक है जी। और 5 डिस्ट्रिक्ट है 353 किलोमीटर, 5 डिस्ट्रिक्ट है 553 किलोमीटर, 6 डिस्ट्रिक्ट है 353 किलोमीटर। सो बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ? 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Punjab government has started the drive to motivate farmers to shift to direct seeding of rice. What gain will they get? It will help slash cultivation cost in terms of labor and amid ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। It will result in saving about 30% of water. It will help in saving the crop from birds and rats, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਘਟ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Of the 5 successive Sikhs, how many are directly associated with Guru Nanak Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji? So ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ had been the leader in making procurement of wheat, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 2020 ਤੱਕ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਫॉर द पर्पस ऑफ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 127 ਲੱਖ ਟਨ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 129 ਲੱਖ ਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਸਿਰਫ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। दैट मीन्स कि मध्य प्रदेश ने
ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 65 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ 130 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। Which state published the budget in Punjabi Gurmukhi for the first time? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਰਨਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ 1469 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 1605 ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। To improve infrastructure and extension of better services, Government of India launched Smart Cities Mission। ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ 2019 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। What did Swami Ram Tirth ask Guru Hargobind Ji when they met in Kashmir? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ why are you wearing two swords? ਤੁਸੀਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। Which is the biggest grain market of Punjab? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ 2020 ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ डिटेल भी थोड़ा मैं नाल दसन की कोशिश की ताकि थानू ये चीज़ां याद रहणगियां। थैंक यू। चलिए क्लास हम अपना जीके का क्वेश्चन कवर करते हैं जो लास्ट सैटरडे आपका मॉक टेस्ट हुआ है। वी विल सी द क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें क्या की पॉइंट्स हैं और उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ सेरेल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, ठीक है, वो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो हमारे बाकी सेरेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो खेती बाड़ी है ये कब से शुरू हुई है, कौन सी एज में शुरू हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो द आंसर इज नियोलिथिक एजेस। ठीक है, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, आपको दिखेगा कि ह्यूमन सेटलमेंट भी यहीं से शुरू होती है क्लास। ठीक है, इससे पहले जो इंसान है वो खाना बदोश है या बंजारा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, लेकिन यहां पर आपको न्यूलिथिक एजेस के अराउंड दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो शुरू होती है। जब ह्यूमन सेटलमेंट शुरू होती है तब सोसाइटीज बननी शुरू हो जाती है, जब सोसाइटीज बननी शुरू हो जाती है तो रिचुअल, कल्चर्स, कस्टम, रिलीजन, ये सब चीजें बननी शुरू हो जाती है। तो न्यूलिथिक इज द फेज। ठीक है, ओके। तो मेसोलिथिक, इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा था कि क्लाइमेटिक चेंजेस आपके पास कौन से एज में देखने को मिलते हैं? जब हम कोल्ड एज से वार्म एज की तरफ आए तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज योर मेसोलिथिक। मेसो का मतलब होता है ट्रांजिशनल पीरियड, तो ट्रांजिशन हमारी कहां से कहां हो रही है? कोल्ड एज से वार्म एज की तरफ। ठीक है, चलिए पैलियो का मतलब ओल्ड एज है जहां पर आपको जो इंसान है वो हंटर के तौर पर दिखता है कि वो कुछ भी पकड़ के खा लेता है, जीने का सर्वाइवल देख रहा है, दैट इज पैलियोलिथिक एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग और प्लस इन्फ्लेशन। अब इसको जरा ध्यान से देखना है। स्टैग वर्ड का मतलब होता है स्टैग्नेंट, रुका हुआ।
ठीक है, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। अब ये मत समझना महंगाई रुक गई है, ये मतलब नहीं होता है। यहां दो चीजें, इकोनॉमी को दो डिफरेंट सिनेरियो से देखकर इकट्ठी टर्म ज्वाइन की जाती है। persistent high inflation combined with the high unemployment and stagnant growth। देखो वर्ड दिख रहा था ना स्टैग्नेंट, मैं आपको बोल रहा हूं, वो कहता है कि अगर देश में ऑल टाइम इन्फ्लेशन हाई हो जाए, इन्फ्लेशन हाई है लेकिन इंप्लॉयमेंट आपकी क्या है, कम है। जब आपकी इंप्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है तो क्लास आपकी इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है। इकोनॉमी ऐसी ही चलती है, जितना सरकार आपसे पैसा देती है वो चाहती है कि आप उतना खर्च भी करो, सेविंग्स करो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक मैक्सिमम प्रोपोर्शन आपका खर्चे में चलता रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी की साइकिल ऐसे ही चलती है। कोई प्रोड्यूसर बनाएगा, कोई कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ये साइकिल ऐसे ही चलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो जब आपकी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हो, इंप्लॉयमेंट नीचे आ जाए और ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो जाए, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है अब आपकी, ठीक है, आप वहीं फंस गए हो, इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, स्टैग इन्फ्लेशन की सिचुएशन पे देखते हो क्लास, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आपके पास बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा शुरुआत की गई न्यूज़पेपर का नाम पूछा गया, तो आंसर आपके पास क्या है, केसरी है, ठीक है। मराठी में था क्लास, आपको यह भी पता होना चाहिए, मराठी भाषा में इसकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, इसका नाम था महारता, और ये उस समय इंग्लिश में छपता था, आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो न्यूज़पेपर हो गए आपके पास, केसरी जो कि मराठी में है, महारता जो आपका इंग्लिश में छपता है। दो फेस्टिवल्स की शुरुआत भी इन्होंने की थी, मैंने एक बार शायद पहले भी डिस्कस किया था, शिवाजी फेस्टिवल और दूसरा है आपका गणेश उत्सव, जिसको आप गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हो। तो बेसिकली लोगों को इकट्ठा करना, जब ये फेस्टिवल्स होते हैं तो लोग गैदर होते हैं, तो आप उस गैदरिंग में अपने बात को रख सकते हो, लोगों को संबोधित कर सकते हो। तो ये आपको शब्द, ये दो भी याद रखने कि दोनों इन्होंने ही स्टार्ट किए, ठीक है। चलिए गदर का न्यूज़पेपर बता देता हूं क्लास, आपको पता होना चाहिए, ये गदर पार्टी ने शुरू किया था, जो गदर मूवमेंट आपकी हुई थी, ठीक है, उसी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए ठीक है, Which was the following newspaper magazine महात्मा गांधी was not associated? क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, एसोसिएटेड नहीं है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर आपको दिख रहा है, इंडियन ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ये न्यूज़पेपर इन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा शुरू किया था और कहां शुरू किया था, दैट इज साउथ अफ्रीका। देन ही स्टार्टेड यंग इंडिया, देन नवजीवन। युगांतर नहीं है इनका, कमेंट बॉक्स में बताइए युगांतर किसने लिखा है, ठीक है। आपको दो तीन तरह के न्यूज़पेपर्स पता होने चाहिए क्लास में, आपको हिंट देता हूं जो पेपर में पूछ जाते हैं। एक तो पर्सनैलिटी एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जैसे कि हम यहां पर गांधी जी के न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, इससे पहले बाल गंगाधर तिलक जी की बात की। ऐसे कोई पूछ रहे दादा भाई नौरोजी का कौन सा न्यूज़पेपर था, सर सैयद अहमद खान कौन सा छापते थे, अब्दुल कलाम साहब, मौलाना अब्दुल कलाम साहब का कौन सा था, ठीक है। ये तो हो गया पर्सनैलिटी बेस्ड न्यूज़पेपर। एक कैटेगरी ऐसी है जो आपके पास किसी मूवमेंट से जुड़ी हुई, जैसे कि एक स्पेशल कैटेगरी हमारे पास है पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय के न्यूज़पेपर्स, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये उस समय के न्यूज़पेपर्स हैं आपके पास, तो आपको ये पता होने चाहिए किसके। तो आप अभी युगांतर का कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि युगांतर न्यूज़पेपर किसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, whenever the RBI does some open market operation transaction, actually it wishes to regulate which of the following? वो कहता है कि जब आपकी गवर्नमेंट आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जब सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, ठीक है, या उसको खरीद लिया जाता है, तो उस समय करना क्या होता है, आप लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इसको कर रहे होते हैं कि आपको इकोनॉमी में लिक्विडिटी डालनी है, इंक्रीज करनी है या पीछे खींचनी है। अगर तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता हूं, अगर मैं आरबीआई हूं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं पैसे दूंगा उस चीज के, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। बट अगर मैं अपनी एक सिक्योरिटी सेल कर देता हूं, मतलब सपोज मैंने सेल किया और एसबीआई ने उसको खरीद लिया, तो उसने मुझे पैसे दिए होंगे, यानी मार्केट से पैसा कम हो गया, तो लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई। तो आपको याद रखना है कि ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज किया जाता है, इसका मेन मुद्दा क्या होता है कि आपको इकोनॉमी की लिक्विडिटी मतलब कैश इनफ्लो आपकी इकोनॉमी में कितना चलेगा उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। बहुत कॉमन टूल्स है, कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं क्लास, कभी देखा करो न्यूज में आते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज अ सनराइजिंग इंडस्ट्री? सनराइजिंग इंडस्ट्री आपकी किसको कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। ये आपको एज इट इज ही याद रखना है क्लास, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 द प्रियम्बल रिजॉल्व इंडिया टू बी। एक तो ना क्लास प्रियम्बल की भाषा याद होनी बहुत जरूरी है प्लीज, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly constitute resolve India into sovereign socialist secular democratic republic, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको पूरा याद होना चाहिए। तो अगर देखो ध्यान से तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर हम बोलते हैं आज की डेट में, उसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आता है। ये दो शब्द 1976 में ऐड किए गए थे। पहला वर्ड है सोशलिस्ट, फिर है सेकुलर, और लास्ट में है आपके पास इंटीग्रिटी। तीन शब्द जो आपके हैं ये 42nd अमेंडमेंट से आते हैं। कई बार पेपर में ना बड़ा अच्छा सा एक स्टूपिड सा क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ सेकुलर नेशन? क्वेश्चन यही है, ये सीजीएल में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ सोशलिस्ट नेशन, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ सेकुलर नेशन। नीचे ऑप्शंस भी बड़े कमाल के होते हैं, सिर्फ ईयर लिखा होता है, 1947, 1950, 1968, 1976 ऐसे आता है। तो आंसर क्या होगा? 1976, जब ये अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। प्रियम्बल के अनुसार भारत 1950 में सेकुलर नहीं है, उस समय पर ये सामाजिक यानी सोशलिस्ट भी नहीं है। ये कब बन रहा है? 1976 में बन रहा है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज सॉट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल? आपको किस चीज की लिबर्टीज दी गई? लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको ये 5 तरीके की लिबर्टीज दी गई है। आपको सोचने की पूरी आजादी है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की आजादी है, अपने विश्वास, अपने मत को रखने की आपको आजादी है, और जिस चीज को आप वर्शिप करना चाहते हैं आप कर सकते हो। मेरा मेरे भगवान के साथ क्या रिलेशन है, इसके लिए कोई, मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूं, ठीक है। मैं कैसे अपने धर्म का प्रचार करता हूं विद इन द पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, तब तक तो ठीक है, उससे बाहर जाकर तो गड़बड़ ही होगी, नेचुरल सी बात है। लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो बहुत आजादी है हमें, ठीक है। तो लिबर्टी ये आपको आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? सबसे पहले तो क्लास आपको डेट याद रखनी है, ये डेट का रिवर्सिबल क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। कि प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, क्या किस उद्देश्य के लिए संकल्प ले रहे हो आप, क्या क्या कैसा संविधान चाहते हो, इसे नाम क्या दिया जाता है बाद में? प्रियम्बल। ये इसको मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। जब तीसरे दिन की मुलाकात होती है, 9 दिसंबर को आप इंटरिम प्रेसिडेंट चुनते हो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को, ठीक है। 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं रिस्पेक्टिवली, और 13 तारीख को ही आपके जवाहरलाल नेहरू आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपना एक विचारधारा रखते हैं कि कैसा संविधान चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या संकल्प लेंगे हम इस संविधान को बनाते हुए। आज की डेट में आपको क्या दिखता है? प्रियम्बल के तौर पर दिखता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर एडेड? ये मैं भी करवा के हटाऊं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट। आर्टिकल 2A इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज इन इंडिया? अब 2A बेसिकली आपको बता रहा है कि सिक्किम की एंट्री हुई है। सिक्किम उस समय एक इंडिपेंडेंट स्टेट है आपके पास, ठीक है, और बाद में भारत में विलय करती है। तो 2A आर्टिकल आपको स्पेशली किससे डील करता है? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्किम टू द कंट्री, ठीक है। चलिए, जिस प्रोसेस से सिक्किम भारत का हिस्सा बना है ये वो है। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कैन नॉट एक्सीड। जो हम अपना मंत्रालय बनाते हैं जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहा जाता है, उसके अंदर कैबिनेट मंत्रालय आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट आती है, डेप्यूटी ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ये काफी बड़ा कॉइन टर्म है। काउंसिल ऑफ टर्म इज अ बिगर टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि बाकी सारे उसके अंदर सब पार्ट्स हैं। तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी वो लोकसभा की बात कर रहा है। सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही आपके इसमें काउंट हो रहे हैं, कि बस इससे 15% ज्यादा बंदे आपके लोकसभा के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए, यानी कि 15% ऑफ द 243 पीपल, उसमें से आपके उससे ज्यादा आप इसमें बंदे नहीं रख सकते हो। तो आप देखते हो मंत्रालय छोटे ही होते हैं, एक आदमी को 3-3, 4-4 मंत्रालय दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए
ओके, इसमें क्लास में आपको बता देता हूँ, कई बार ना इसमें मैंने कई बुक्स में देखा है ये मिस्टेक है, ठीक है, कई बार हो जाती है। मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है या कोई छोटी बात है या बहुत बेवकूफी की बात है, ठीक है, थोड़ा सा टॉलरेंट होना सीखो। कई जगहों में ना पार्लियामेंट लिखा होता है, 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। उनको लगता है कि लोकसभा, क्योंकि मेंबर्स राज्यसभा से भी आते हैं ना, ठीक है, तो इसको कई जगहों पे पार्लियामेंट पढ़ लिया जाता है, तो पार्लियामेंट आंसर नहीं है क्लासेस का। ये कई बार मैंने देखा बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, तो आंसर विल बी योर लोकसभा, ठीक है। चलिए चलिए, बीइंग अ नॉन मेंबर हु ऑन द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट हैविंग राइट टू वोट। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है क्लास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एक बड़ी स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया गया है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में ऐसी कौन सी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपके पास जो पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में जाके बैठ सकती है लेकिन वोट नहीं करेगी, ठीक है। दिस पर्सन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है देश का, ठीक है। इनफैक्ट ये किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी जाके बैठ सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी की प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई एडवाइस नहीं दे सकता। ही कैन बी द ऑडियंस, ही हैज द राइट टू बी द ऑडियंस ऑफ इनटू द पार्लियामेंट एज वेल इनटू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, स्टेट में एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसको। चलिए, हु प्रिसाइडेड ओवर द लोकसभा व्हेन बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर एब्सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। हमें तो पता है स्पीकर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर हो जाएगा, अब डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं है, तब कौन काम करेगा। एनी ऑफ द पैनल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, स्पीकर किसी भी मेंबर को, जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि दैट यू विल एक्ट एज अ स्पीकर फॉर सम टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वारम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वारम का मतलब होता है क्लास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यानी लोकसभा राज्यसभा में काम करने के लिए आपको कुछ मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड है। ऐसा तो नहीं होगा ना 2-4 लोग मिलकर पार्लियामेंट चला लेंगे, कुछ मिनिमम नंबर तो चाहिए होगा। तो इसका आंसर होता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, 1/10वां हिस्सा, 1/10, ठीक है। जब तक 1/10 मेंबर नहीं है, यानी कि 55 लोग आपके लोकसभा में नहीं है, 25 लोग आपके राज्यसभा में नहीं, तब तक आप कोई काम नहीं शुरू कर सकते लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज क्वारम। Next, what would be happen if a person get elected both as a member of parliament and the member of legislative assembly of a state but does not resign from either state within the prescribed period। वो कहता है कि अगर एक व्यक्ति एमएलए भी बनता है और एमपी भी बन जाता है तो उसमें से इसको एक सीट रखे, दोनों नहीं रख सकता। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड समय में, मतलब एक नियमित जो समय होता है उसके अंदर अगर वो नहीं कार्रवाई करता, वो एक सीट नहीं छोड़ता, रिजाइन नहीं करता, तो क्या होगा, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको रिसेंट देता हूं। द पर्सन सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सीट उसको छोड़नी पड़ जाएगी, ही विल रिमेन एज अ एमएलए, ठीक है, एमपी नहीं रह सकता फिर वो। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके अखिलेश यादव। अभी रिसेंटली जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो इससे पहले ये एमपी के इलेक्शन लड़ रहे थे, पहली बार इन्होंने आजमगढ़ की एक सीट से एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गए थे। तो बड़े लंबे समय तक ये बात चल रही थी कि अब ये कौन सी सीट पर रहेंगे, एमएलए रहेंगे या एमपी रहेंगे। तो उन्होंने एमपी की सीट छोड़ी, वो एमएलए ही है, ठीक है। ऑपोजिशन के अध्यक्ष बने हुए हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द लोकसभा, इन द यूपी असेंबली, ठीक है। तो एग्जांपल है आपके पास। थोड़ा सा ध्यान से कई बार न्यूज को सुना करो ना क्लास, तो बहुत सारी चीजें आपकी पॉलिटी की क्लियर होती है। हम लोग सुनते नहीं है ना, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी यही है। कुछ हमारे न्यूज चैनल्स भी इतने माशाल्लाह हैं कि क्या ही बोलूं, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स। वो कहता है कि अगर जो पॉलिसी है आपकी, टैक्स पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करती है। लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, अगर मेरी जेब से टैक्स लगा लिया गया तो मेरी सेविंग कम होगी, सेविंग कम है तो मैं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता हूं। टैक्स पॉलिसी से पहला नुकसान ये होता है, ये पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है, ध्यान से देखो। अट्रैक्टिवनेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब मेरे पास तो पैसा है नहीं, पैसा लगाना जरूरी है, लेकिन कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा था, थोड़ा सा जर्नलाइज कर लिया करो यार, जर्नलाइजेशन से भी आंसर्स निकलते हैं। हम जर्नलाइज नहीं करते हैं क्वेश्चन को, कई बार अपने आम मर्रा की जिंदगी से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते हम लोग, ये प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोपला रिबिलियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, केरला के अंदर हुआ है, ठीक है, 1921 का ईयर है। ये पहले भी हुआ था लेकिन ये पीक पे गया था 1921 में, जहां पे मुस्लिम पीजेंट्स, हिंदू जो जमींदार हैं जिन्हें जेमिनीज कहा गया था उस समय, उनके विरोध में ये एक रेबेल होता है, मोपला, ठीक है। बड़ी पुरानी मुस्लिम कम्युनिटी है जो भारत में एग्जिस्ट करती है फ्रॉम द 7th सेंचुरी एडी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम, तब से ये कम्युनिटी भारत में है, ठीक है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो आपके कौन सा मूवमेंट है, तो साथ के साथ आपको दिखता है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, 1906, ठीक है। वैसे 1905 में कॉल आ गया था, 1906। नॉन कॉर्पोरेशन 1920 है, सिविल डिसओबीडियंस 1930, ठीक है, और गदर मूवमेंट 1913 है आपका, ठीक है। तो कई बार ईयर याद रखा करो क्लास, कई बार ईयर भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919, ठीक है। सिडनी रॉलेट के नाम पर है ये, ठीक है, सिडनी रॉलेट, ठीक है। एक्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी के ऊपर क्रांतिकारी होने का शक है तो बिना किसी कोर्ट ट्रायल को उसको 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है, विच इज अ वायलेशन ऑफ द हीबियस कॉर्पस, ठीक है। इस एक्ट के तहत ही जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन इसी के बाद शुरू हुआ था। चलिए, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, द जल शक्ति मिनिस्ट्री विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन विद 13,960 ODF प्लस विलेजेस। तो आपने देखा कि जल शक्ति मिशन के तहत आपने देखा था कि भारत के अंदर जो जल का संरक्षण है, चाहे वो नदियों का हो, लेक्स का हो, ग्राउंड वाटर का हो, उसके संरक्षण के अंदर फेज 2 के अंदर जो स्टेट सबसे पहले नंबर पे रही है दैट इज तेलंगाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। काफी लंबे समय से इन्होंने ड्रिफ्ट इरिगेशन जो फैसिलिटीज है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है क्लास, ठीक है। बहुत अच्छे से तरक्की कर रही है स्टेट ये। फॉर विच फिल्म विल स्मिथ वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर है, ठीक है। आंसर विल बी किंग रिचर्ड्स, ठीक है, एक्टर है, एक्ट्रेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन द March 30। तो आंसर आपके पास क्या होगा, श्रीलंका, जहां पर श्रीलंका का भी एक कंसर्न था कि कैसे इसकी इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सकता है। हालांकि इस समय तक इतनी सिचुएशन खराब नहीं थी जितनी आज की डेट में, बट स्टिल इट वाज अ कंसर्न। चलिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो आंसर आपके पास है मीराबाई चानू, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रही थी आपके ओलंपिक्स के अंदर, अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। रिसेंटली कॉमनवेल्थ के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और बहुत बड़े मार्जिन से। फर्स्ट और सेकंड के वेट लिफ्टिंग का कभी मार्जिन देखना, बहुत जबरदस्त मार्जिन का गैप है, ठीक है। मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट इज December 1 is observed the world's AIDS day, which is donated by the letter S as the acronym of AIDS। S का मीनिंग पूछा है, एड्स की फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो आंसर क्या है, सिंड्रोम्स। तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10% ऑफ EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो आपके भारत के कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, आपको कई बार पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस है। आंसर कितना है, 103। 2019 के अंदर 10% सीटें रिजर्व की गई। विद दिस द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन दिस कंट्री एक्सीड्स 50%, ठीक है। अब वही है ना, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार कैप तो 49% क्या 50% के आसपास है ना। तो अब ये 50% से ऊपर चली गई है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी वही वायलेट हो रही है, ठीक है, बट चल रहा है काम, ठीक है। आपको केस बताना है क्लास, आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि किस केस के तहत कैप लगाई गई थी कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ABD approved the 125 million loan to improve water supply and sanitation service in which of the following cities of Uttarakhand। ये देहरादून के लिए फंडिंग आई है क्लास। देहरादून जो कैपिटल है आपके उत्तराखंड की, उसको फंडिंग मिलेगी ताकि इसके वाटर लेवल्स को, वाटर सप्लाई को, सैनिटेशन सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिस मैग्डलेन एंडरसन ये भी इलेक्ट हुई है प्राइम मिनिस्टर नॉर्डिक, किस नॉर्डिक कंट्री की, दैट इज स्वीडन। इन्होंने बहुत जल्दी इसके बाद रिजाइन भी कर दिया था, ठीक है, बट आपको याद रखना है ये स्वीडन की हुई थी। तो अभी नोमैडिक कंट्री जितनी भी स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड, जो उधर की कंट्रीज है, यहां आपको देखिएगा कि तकरीबन सारी कंट्रीज के अंदर फीमेल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द बिगेस्ट कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ द विच स्टेट, दैट इज इन नागालैंड। ये आपको बेसिक क्वेश्चन है क्लास, स्टैटिक आपके मिसलेनियस पार्ट्स में पूछ जाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो तो आपने प्लस 2 में इस बुक को भी पढ़ा होगा, हॉर्नबिल, विस्टा, स्नैपचैट, ठीक है। ये बुक्स के जो नाम थे तो ये आपको इससे ही पता लगता है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द वुमेन ऑफ द ईयर फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड्स 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आगे भी। अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। तो बहुत रेनाउंड पर्सनैलिटी है क्लास जिनको यहां पे सम्मानित किया गया विमेन ऑफ द ईयर के साथ। चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, हाँ जी आप डिस्कस करते हैं कि मैं आपका क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। कट टाइम भी ज्यादा क्वेश्चन।
हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है? ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਜ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ there are 4 people sitting in a row, one each from India, Japan, US and Germany, but not necessarily in that order. They are wearing caps of different color, green, yellow, red and white, not necessarily in the same order. ठीक है जी, ठीक है जी। One is wearing kurta and one a t-shirt. The Indian is wearing green cap. Indian wearing green cap, ठीक है, and a jacket. Next, the American is not seated at either end. ठीक, the person with kurta and t-shirt are sitting adjacent to each other, साथ साथ में बैठे हैं। कुर्ता और टी शर्ट वाला बंदा मैंने यहां पे लिया, ये कुर्ता ये टी शर्ट वाला बंदा, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन विथ कुर्ता वियर्स रेड कैप, ठीक जी, एंड सिट नेक्स्ट टू जापान के बंदे के साथ बैठता है ये, ठीक है जी। जिसने कुर्ता पहना है उसकी रेड कैप है और वो जापान के बंदे के साथ बैठता है। पहला केस जापान का बंदा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुर्ता जिसने की रेड कैप पाई है, इतने टी शर्ट आया, टी शर्ट वाला बंदा जापान तो हो, जापानीज, ठीक है जी। द जापानीज वियर्स अ शर्ट एंड इज नॉट एट ईदर एंड। देखो जी, शर्ट पा रहे हैं जापान वाला बंदा, टी शर्ट नहीं पा रहा, इसलिए आह वाला केस मेरा गलत हो गया। इत्थे कोई ना कोई बैठूगा इस दे नाल, है ना। जे मैं इनू पॉसिबिलिटी लेके चल रही है तो आगे देखते हैं। द मैन विद वाइट कैप वियर्स टी शर्ट, वाइट, इसकी केड़ी कैप आई? वाइट कैप, ठीक है जी। एंड इज सिटेड एट वन एंड, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब टी शर्ट वाला पर्सन जिसने इस साइड कुर्ते वाला पर्सन है और इतने जापानीज है जिसने की शर्ट पाई है, राइट, जापानीज। इसका ਆਪਾਂ ਨੂੰ नाम नहीं पता, इसका ਆਪਾਂ ਨੂੰ नाम नहीं पता कौन है। इसके कोल वाइट कैप है, इसके कोल रेड कैप है, ते इसके कोल केड़ी कैप है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ नहीं पता। इंडियन ग्रीन ते जैकेट आने, है ना। इसने एंड ते बैठना है, ते इत्थे क्लियर हो गया। इत्थे की आऊगा, सब तो पहला जैकेट, 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 इंडियन और ग्रीन कैप। ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या सी, अमेरिकन वाला पर्सन एंड ते नहीं बैठूगा, इत्थे अमरीका दा आ गया बंदा, है ना। ओके, कलर केड़े केड़े सी अपने कोल? ग्रीन तो बाद येलो मिसिंग सी। बंदे कित्थों कित्थों दे सी? इंडिया, जापान, अमेरिका, यूएसए, जर्मनी। अमेरिका हो गया, जर्मनी वाला बंदा इत्थे आ गया, गल खत्म हो गया। जापान, इंडिया, जापान, यूएसए, जापान हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया और जर्मनी हो गया, गल खत्म होगी। हुन हु वेयर्स टी शर्ट, टी शर्ट किसने पाई सी? जर्मन वाले बंदे ने पाई सी। हुन तुसीं इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस नु सॉल्व कर लोगे। कुर्ता किने पाया? चेक करिए, तो कुर्ता पाया अमेरिका दे बंदे ने, ठीक है जी। हाँ जी, इस दे नाल रिलेटेड हुन तुसीं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिगर नु कंप्लीट करना है। इत्थे मैं की फिल करा कि अपनी फिगर कंप्लीट हो जाए, कुछ एवें दा, है ना। उस तो बाद इत्थों एवें भी जाना चाहिए, ए तो नहीं आऊगा क्योंकि विच एक लाइन जा रही है, इस ए भी नहीं आऊगा, ए भी नहीं आऊगा, बच्चा की ए। फिगर नु कंप्लीट करो।
in a row of girls, Kamla 10th from left ਤੇ ਵਿਮਲਾ 12th from right। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲਾ 16th from left, ਵਿਮਲਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ -1, left plus right -1, 16 plus 12 -1, that is 17, है ना? हाँ जी, इसको आप राइट चेंज करना है। What is the new position of Vimla from right? Total plus 1, sorry, 18th। ਅੱਗੇ she ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? she ਕਿੱਥੇ ਹੈ? she is beautiful, good and beautiful, he is good, okay। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ is ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਕੋਡ ਨਿਕਲੂਗਾ is ਦਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ, os। is ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਆਇਆ? os ਆਇਆ। Got it? हाँ जी, फिर आप ब्यूटीफुल दा कोड दसने की कॉमन है? she दा की आऊगा? NOD, that's why our answer is none of these। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, आपा नु नंबर देता 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8। फर्स्ट ते सेकंड ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, थर्ड ते फोर्थ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, एंड सो ऑन, है ना? फिर अपन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? काउंटिंग टू योर लेफ्ट, विच डिजिट वुड बी 7th काउंटिंग टू। टू ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਆਣਾ। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 8, है ना? हाँ जी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स। सब तो पहला मैं ट्रायंगल्स से ही काम कर ला, क्योंकि ट्रायंगल्स के नंबर डिफरेंट है। मैं स्क्वायर्स से काम ही नहीं कर रही। जे आप कलर चेंज कर लिए कि थोड़ा विजिबल रहे, इसका कॉन्सेप्ट मैनू पता है कि जे इस तरीके दी कोई ट्रायंगल होवे, है ना? आप काउंट किवें करते हैं? एक पॉइंट तो बेस ते लाइन आ रही है, दोनों नू ऐड कर देंगे 1 + 2 दैट इज 3। ते जे इनू डिवाइड करता तो 3 नू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नाल। जे एक होर लाइन आ गई तो 3 नाल। तो इसलिए इस फिगर तो आप की कर लेंगे? इत्थे 9 ट्रायंगल्स है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। उस तो बाद जे इस तरीके की कोई फिगर होवे, इसकी नंबरिंग करो। जो सब तो बड़ा नंबर हुंदा है, जिवें कि 4, ओनू मल्टीप्लाई कर दो 2 दे नाल, दैट इज 8, है ना? इस तो बिना 1 2 3 ते 4, है ना? ऐड करिए आप 17 + 4 21, the answer will be A option। नेक्स्ट अगे की हो रहा है? इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3। तुसी की करोगे? इंटू 4 + 4, ठीक है? हाँ जी, कैलाश ईस्ट वाल गया कितना? 3 किलोमीटर। फिर साउथ वाल गया कितना? 4। अगेन वेस्ट वाल गया कितना? 6। 3 ते 3 3 और 3, राइट? हुण आपां की दसना है? स्टार्टिंग पॉइंट तो कितने डिस्टेंस ते है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। जे हा 3 आह 4 की आऊगा 5। 3 द स्क्वायर + 4 द स्क्वायर द अंडर रूट।
ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੰਡੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, पूरा का पूरा हरियाणा किस च है? इंडिया च। इंडिया किस च है? वर्ड। The answer is D option. Gogi, fifth from left. Pal, 12th from right. अगर पाल नु एक 2-3 पोजीशन शिफ्ट करता है राइट वाल, मतलब गोगी वाल, सॉरी राइट वाल नहीं, गोगी वाल, तो की क्या ही बिकम्स 10th from left. टोटल दसना है 13, 14, 15, दोनों नु ऐड -1, दैट इज 24। ठीक है जी। हाँ जी, जे 25th ऑफ अगस्त नु की है थर्सडे, 26 नु की होगा फ्राइडे, 27 नु की होगा सैटरडे, 28 ਨੂੰ ਸੰਡੇ, 29 ਨੂੰ ਮੰਡੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡੇ? 5। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੇ 29, 30 ਤੇ 31 ਜਾਂ 1, 2, 3 ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 31 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਥ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਡੇ 1, 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 29 ਤੇ 30 ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 30 दिन का महीना है ते ओह डे 5 बार आते है ना। हाँ जी, हाँ जी, अपनी तैयारी वधिया तरीके नाल करदे रहो, प्रैक्टिस जिन्नी ज्यादा करोगे उन्ना तुहाडे लई यूजफुल है। थैंक यू जी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज उसके वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि हर बारी आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उनका क्या मीनिंग है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो वो आपको समझना पड़ेगा, अगर समझ में आ जाएगा तो इमीडिएट आप लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले लिखा है स्मार्टफोन कंबाइन डैश रेडियो टेक्नोलॉजी विद स्पेसिफिकली डिजाइंड प्रोसेसर एज स्मार्टफोन हैव इवॉल्व्ड app developers have found a new indigenous way use hardware and wireless connectivity to make information instantly above to user। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं रेडियो टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेडियो टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो आप लोग इस चीज को जरा समझिए, रेडियो टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, रेडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आज की डेट में आप लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो वायर्ड के थ्रू भी चल रही है और वायरलेस के भी थ्रू है। तो रेडियो टेक्नोलॉजी जो है जनरली हम लोग वायरलेस के थ्रू ही यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा काम यही होता है। अब स्मार्टफोन की बात यहाँ पे करी गई है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोग एनालॉग, जीएसएम या सेलुलर या फिर डिजिटल। आंसर इसका बनेगा सेलुलर। क्यों सेलुलर इसका आंसर बनेगा, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का जो रीजन है वो सेलुलर का मतलब अपने आप में क्या होता है कि आपके पास वायर्ड मीडिया में भी अपने डेटा को ट्रांसफर कर लेता है और वायरलेस में भी। ना कि ये ट्रांसफर करता है बल्कि ये आपके पास एडमिट भी कर लेता है, अगर मीनिंग्स रिसीव भी कर लेता है। तो इस वजह से आप लोग स्मार्टफोन में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट इज सेलुलर। सेलुलर वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में क्या है, सेंड भी करना और रिसीव भी करना स्मार्टफोन में वायर्ड और वायरलेस मीडिया को। इस वजह से इसका आंसर क्या दिया गया है, सेलुलर, क्योंकि स्मार्टफोन में आपके पास सेलुलर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा टेम्परेरीली एंड पास इट ऑन द डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल्ड यूनिट। अब यहां पे अगर बात करी गई टेम्परेरी स्टोर करने की बात करी गई है, एड्रेस है, रजिस्टर है, नंबर है या मेमोरी। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेरीली करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया था कि फॉलोइंग स्टोर टेम्परेरीली एंड पास करना है डेटा को। तो जब भी टेम्परेरी वर्ड आपके पास आता है तो दो वर्ड आपके पास आते हैं, एक आता है कैश मेमोरी आता है, दूसरा आता है रजिस्टर। पर सबसे पहले क्या आता है, सीपीयू रजिस्टर आते हैं, जिसके अंदर आगे फर्दर इसके टाइप होते हैं। पर यहाँ पे वर्ड हमारे पास रजिस्टर लिखा था, तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या करना है कि रजिस्टर इज द टाइप वेयर वी स्टोर द डेटा ऑन टेम्परेरी बेसिस। सो आंसर इज बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूला की बात करता हूं, यहां पे फॉर्मूला है इज इक्वल टू राउंड। राउंड का मतलब है आपके पास 3.456 और यहाँ पे 3। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, राउंड का मतलब होता है कि आपके पास डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट में यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो राउंड का मतलब यहाँ पे कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट में वैल्यू चाहिए। डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट में वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा तो 1 डिजिट आएगा, 2 लिखा होगा तो 2 डिजिट, 3 लिखा होगा तो 3। अब जब भी राउंड को लगाते हैं तो राउंड का मतलब होता है कि नियर वाइज वैल्यू उठा ले यहाँ पे। तो अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो इसका आंसर बनेगा 3.456 का गेम क्या बना देगा, 7 बना देगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर जो है बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो राउंड अबाउट यहाँ पे वैल्यू उठा रहता है। तो कितने डिजिट, 3 डिजिट, इसकी वजह से हमें पता लगा। अगर 2 होता तो 2 डिजिट यहाँ पे राउंड में वैल्यू उठा देता। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन। ओड वन निकालना है तो OMR क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। OCR क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। MICR क्या है, कि इनपुट है। BDU तो ये क्या है, एक आउटपुट विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एक आउटपुट डिवाइस है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। आप लोग कभी रिकॉग्नाइजेशन भी बोल देते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑब्लिक रीडर। सबसे पहले रिकॉग्निशन को टिक किया जाता है, बाद में रीडर को। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग एट मल्टीपल प्लेस इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर एक मल्टीपल जगह पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का, फॉर्मेट पेंटर का, शेडिंग का, या चेंज केस का। एक्चुअल में ये सारा का सारा ऑप्शन जो मिलता है फॉर्मेट पेंटर के अंदर ही मिलता है। तो आंसर इज फॉर्मेट पेंटर, नाम से ही पता चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ द इंसर्ट मेन्यू इन MS PowerPoint 2016। देखिए 2016 की बात हुई है। कैन बी यूज टू क्विकली एड अ पिक्चर ऑफ एनी विंडो दैट इज ओपन ऑन योर डेस्कटॉप इन द प्रेजेंटेशन। तो वो ये 2016 में हम किसके थ्रू काम करते हैं, स्क्रीनशॉट। हम जल्दी से लेके किसी भी चीज को डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ऐड ऑन कर सकते थे। तो आंसर इज आपके पास स्क्रीनशॉट, जो कि MS PowerPoint 2016 में एक फीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। अब MS DOS जो है वो क्या है, एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है। तो पहले तो ये CUI करके पूछ लिया जाता है, CUI। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस। एक्चुअल में MS DOS अगर आपने देखा तो वहां पे माउस की जरूरत होती ही नहीं, बस वहां पे सारा का सारा काम कमांड बेस किया जाता है। तो इसलिए CUI इसका आंसर बनेगा। ठीक है। जो नॉर्मल Windows 7, Windows 8, Windows 10 यूज कर रहे हैं वहां पे माउस की हेल्प से दिया जाता है, तो उसे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो इसका क्या नाम था, उसका नेम था क्रीपर। ये याद रखेंगे, उसका नेम क्या था आपके पास, क्रीपर। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्या है, इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अगर आप ईमेल करते हैं तो मैसेज को कौन डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्ट जब भी आप लोग लिखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है किसके रिगार्डिंग आप लोग जो है सारे के सारे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो दैट इज द जनरल क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। तो अगर कंप्यूटर से आप लोग जो है कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो वो कौन सा मेथड होगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। वन वे कम्युनिकेशन हो रही है तो इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड। क्यों, क्योंकि कीबोर्ड सिर्फ इनपुट दे रहा है, ले नहीं रहा है, वो देने का ही काम करता है। तो ये याद रखना कि कीबोर्ड से जब इनपुट दी जा रही है तो वो कौन सा मेथड रहेगा, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। तो चलिए हमारे साथ आपके साथ यही तक था। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मॉक टेस्ट का एप्टीट्यूड का पार्ट है, मैथ का जो पार्ट है क्वांट का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 उसके सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
a train is 216 meter long and it crosses a platform in 19 seconds with speed 21 meter per second. If some 21 meter long boxes are added in train and it crosses the same platform, then it takes 26 seconds to cross the platform with the same speed. How many boxes were added to the train? अब देखो, ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया ना, वो इस स्पीड के साथ 19 मिनट में कवर किया। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड इनटू टाइम। और जब कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहां से हम प्लेटफॉर्म की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो इसको अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं कहता हूं कि आप इसको 20 + 1 समझो। अगर 19 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 380 प्लस 19, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 399। ठीक है, और 399 माइनस 216 माइनस 216, और ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई, जो कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 183 आ जाएगा। कितना लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ गया हमारा 183। क्लियर है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि अगर हम ट्रेन में, मतलब जो इसकी लेंथ है 216, इसमें कुछ बॉक्सेस ऐड करते हैं। ठीक है, कितने बॉक्सेस ऐड करने हैं? 21 मीटर के x बॉक्सेस हम ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रेन का जो टोटल लेंथ है वो ये हो जाएगा, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। और अब इसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगता है? सेम उसी स्पीड से 26 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 21 इंटू 26। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद तो पता है कितना होगा, 399 ही होगा। कितना होगा? 399 होगा। तो 21 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, मैं फिर से क्या करता हूं, इसको 20 + 1 और 26 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनता है? 520, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 526 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 546 माइनस 399, 546 माइनस 399, और ये आपका बनेगा 147 डिवाइड बाय 21। और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 21 इसको 7 पे डिवाइड करेगा, इस पे डिवाइड करेगा 7 पे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? रवि इज नाउ 4 years older than Ima and half of that amount older than Ishu. If in 2 years Ravi will be twice as old as Ima, then in 2 years what would be Ravi age multiplied by Ishu's age? तो कितने से वो मल्टीप्लाई होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 68, 28, 48 और 50। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 लोग हैं, रवि, ईमा और इशू। इनमें से हम क्या करते हैं? 3 लोग हैं, रवि, ईमा और इशू। अगर हम इशू की एज को x कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये 4 year ओल्डर, मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी? x + 4, और ये कितना हो जाएगा? इशू की एज कितनी हो जाएगी? x + 2। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, ये सब बच्चों को क्लियर होगा। उसके बाद इफ इन 2 years रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ईमा, देन इन 2 years, मतलब अगले 2 साल में अगर हम बात करें, ठीक है, अगले 2 साल में अगर हम बात करें, आफ्टर 2 years, इन 2 years, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, x + 6, इसको भी अगर कैलकुलेट करोगे तो x + 2, और इसको कैलकुलेट करोगे तो x + 4। ये कितना हो जाएगा? x + 4। ये कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। और अब जो रवि की एज है वो ट्वाइस है। रवि की एज है ट्वाइस किसकी एज से? ईमा की एज से। अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो तो मैं कहता हूं सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो यहां से अगर हम x + 6 और 2x + 4, और यहां से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। उसने पूछा था मल्टीप्लाइड बाय इशू।
अब दोनों की अगर एज का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो एज मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो ये कितना है, रवि की एज क्या है आफ्टर 2 इयर्स? 8, और इसकी एज क्या है 4 + 2 6, तो 8 × 6, 8 × 6 48। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 8400 आफ्टर 3 ईयर, कि 3 साल में 8400 रुपीज हो रहे हैं, एंड 12000 आफ्टर 6 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल। और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सिंपल होता है तो हमें पता है कि हर साल जो ब्याज चलेगा वो इक्वल इक्वल चलेगा। तो मतलब यहां से अगर मैं 3 साल का ब्याज निकालना चाहूं, अगर मैं 3 साल के लिए ऐसा ही निकालना चाहूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो 12000 माइनस 8400 होगा, और ये कितना मिलेगा आपको? 3600 मिलेगा। और 1 साल के लिए जो ब्याज होगा वो 1 साल के ब्याज के लिए अगर हम बात करें तो 1200 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1200 रुपए होगा। अब देखो 3 साल में अगर जो भी प्रिंसिपल था उसमें 3600 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिला, और 3 साल के बाद टोटल 8400 रुपए हो गए। तो मैं प्रिंसिपल की अगर बात करूं तो प्रिंसिपल 8400 माइनस 3600, और ये आपका बनेगा 4800। तो प्रिंसिपल 8400 रुपए है, उसके ऊपर पहले साल में 1200 रुपए ब्याज मिला, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? उसका 1/4 होगा, 25% होगा। कितना होगा? 25% होगा। आई होप क्लियर होगा सबको ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट एक्स है तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 2x होगी, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 2x होगी। उसके बाद आफ्टर अनदर पर्सन सी ज्वाइन देम आफ्टर 4 months, उसके बाद सी ने ज्वाइन किया आफ्टर 4 months। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज इक्वल। ए और सी का जो प्रॉफिट था वो इक्वल था। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। चलो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा। अब इसका जो पैसा था वो 8 महीने के लिए लगा। कितना पैसा लगा हमें नहीं पता, हम कहते हैं कि चलो कितना पैसा लगा होगा, y रुपीज लगे होंगे। और जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है? इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहां से जो प्रॉफिट है वो आपका ए और सी का क्या है? इक्वल है। ए और सी का क्या है? इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो ये इसको 24 को 3 पे डिवाइड कर देगा, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 3x आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 3x। अगर मैं यहां y की वैल्यू रखना चाहूं, अगर मैं यहां y की वैल्यू रखना चाहूं तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3x इंटू 8? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x इंटू 8, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब ये c का प्रॉफिट कितना था? x इंटू 12। ये कैलकुलेट करवा रहा है कि 3x इंटू 8 इंटू 100, सी के रिस्पेक्ट में वो कितने परसेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये 24 और ये 12x इसको पूरा पूरा 2 पे डिवाइड करेगा और ये इसको 50 पे डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, a certain product C is made of two ingredients A and B in the proportion 2:5, मतलब उनको 2:5 के रेशियो में मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया गया। the price of A is 3 times that of B। अगर यहां से A और B के प्राइस की रेशियो की बात की जाए तो वो क्या है? 1:3 है। प्राइस का रेशियो क्या है? 1:3 है, ठीक है। the overall cost of C is 5.20 rupees per kg including द लेबर चार्जेस ऑफ 80 पैसा पर केजी। तो मतलब अगर इसमें से हम 80 पैसा पर केजी माइनस कर दे तो 5.20 माइनस 0.80, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम कह सकते हैं कि 4 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 40 पैसे उसकी जो कॉस्ट रही होगी उसको आर्टिकल को बनाने में रही, उसके आर्टिकल की कॉस्ट थी। 80 पैसा क्या था? उसकी लेबर कॉस्ट थी, ठीक है।
प्राइस का रेशियो हमारे पास दे रखा है, अगर ये 3x है तो ये 2x, तो 2 इंटू 3x प्लस उसके बाद क्या रहा है 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये टोटल की कॉस्ट आ गई, तो डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4.40। 6 इंटू 3 इंटू 2 6 और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 11x किसके इक्वल आ गया आपका 4.40 इंटू 7, और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 440 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 और इंटू 11 कर लो एक बार के लिए, 0 से 0, ये इसको 4 पे डिवाइड कर देगा, तो ये आंसर आ गया 2.8। आंसर क्या आ गया 2.8, तो बी की एक्सी थी तो 2.80, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिस्ट्री, 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। 30% आपकी हिस्ट्री की है, जो रिमेनिंग है उसका 50% इंग्लिश का है, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग इन जर्मन, और जो रिमेनिंग का 40% है वो जर्मन है। अगर टोटल बुक्स आप कहें कि एक्स हैं, तो 30% अगर हिस्ट्री की है तो बाकी रिमेनिंग जो बुक्स होंगी वो 70% होंगी। अगर टोटल एक्स बुक्स है उसमें से 30% अगर आपकी हिस्ट्री की है, तो जो रिमेनिंग है 70% वो क्या होंगी, बाकी अदर बुक्स। 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब 50% है तो उसका भी कितना रिमेनिंग होगा, 50% रिमेनिंग होगा, फिर 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो यहां से क्या बचेगा आपका 60% बचेगा, और यही किसके इक्वल है 4200 के इक्वल है। यही किसके इक्वल है 4200 के इक्वल है। देखो 70 इंटू 60 कंप्लीट 4600 को डिवाइड करेगा, और ये इसको डिवाइड करेगा 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 20,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार ओड नंबर हैं, एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन लार्जेस्ट ओड नंबर, and if the square of average of all the 3 given odd numbers is 507 less than the square of the average of all 3 given even numbers, what is the smallest odd number? तो जो smallest odd number है वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव आपके ओड नंबर है और 3 कॉन्जिक्यूटिव आपके इवन नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो लगातार के नंबर है, ठीक है, जैसे 1 3 5, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, 3 5 7 11 13 15, कुछ इस तरह के नंबर गिवन है। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा x प्लस 2 होगा, और उससे पहले का जो नंबर होगा वो x माइनस 2 होगा। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है और 3 कॉन्जिक्यूटिव आपके इवन नंबर है। ठीक है, तो पहले ओड की बात की गई है। ठीक है, ये आपके ओड नंबर है और ये आपके इवन नंबर है। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये जो नंबर है वो इवन नंबर है, y प्लस 2 एंड y माइनस 2। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला था, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर। जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा आपका y माइनस 2 होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर, और लार्जेस्ट ओड नंबर क्या है आपका x प्लस 2 है। ये क्या है x प्लस 2 है। ठीक है, अब ग्रेटर कौन है, इवन नंबर ग्रेटर है, तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए 9 आपको किधर ऐड करना पड़ेगा, उधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो x इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 13, यानी कि y माइनस एक्स, ये 13 आ गया आपका। ठीक है, y माइनस एक्स ये किसके इक्वल आ गया 13 के इक्वल आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला था, इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन ओड नंबर्स, और जो गिवन ओड नंबर्स का जो एवरेज है वो x ही होगा, इज 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 इवन नंबर्स। मतलब इनका जो एवरेज होगा वो x होगा, इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या होगा आपका y होगा, y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो 507 है।
इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 507 है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, y माइनस एक्स की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी जो कि आपका क्या है 13 है। अगर हम यहां से इसको 13 रखते हैं तो y प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 507 डिवाइड बाय 13। ठीक है, सबसे पहले ये 13 पे डिवाइड होगा, और सॉरी 3 पे डिवाइड होगा, 13 इंटू 3 39। ठीक है, वहां से 11 बचेगा, फिर 9 पे डिवाइड होगा, मतलब ये 39 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो y माइनस एक्स 13 था और y प्लस एक्स आपने 39 कैलकुलेट कर लिया, तो अब यहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। y प्लस एक्स क्या है आपका 39 है, y माइनस एक्स आपका क्या है 13 है। ऐड करो, दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इनको ऐड करोगे 52 डिवाइड बाय 2 तो 26, और x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। लास्ट में उसने पूछा क्या था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, तो ये 13 है तो ये क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अच्छा था, अगर आप इसको स्टेटमेंट को समझकर करोगे तो फिर क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में कहीं उलझ गए तो ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट एंड फॉर द नेक्स्ट 8 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 30 इंटू 12 बाय 60 प्लस 45 इंटू 8 डिवाइड बाय 60, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। पहले 12 मिनट लगे और बाद में 8 मिनट लगे। ठीक है, ये सीधी सी इक्वेशन बनेगी। तो इसको डिवाइड करोगे 2 पे और 2 इसको डिवाइड करेगा 6 पे। अगर 15 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 इसको डिवाइड करेगा 2 के ऊपर। ठीक है, अब ये 6 प्लस 6 12, तो टोटल डिस्टेंस तो किलोमीटर में था, अब इसको डिवाइड बाय 60 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिवाइड बाय 60 एलसीएम लोगे तो ये 20 डिवाइड बाय 60 ऊपर चला जाएगा 3 पे, तो 12 इंटू 3 36 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 36 इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. देखो अगर 40 है, 40 में से आपने 4 निकाला आउट ऑफ 40, मतलब 1/10 पार्ट आप निकाल लिया। 1/10 पार्ट अगर आपने निकाल लिया तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा 9/10 होगा। और फर्दर 2 टाइम्स तो बस सेम यही प्रोसेस अप्लाई कर दो आप। ठीक है, जितना जितना उसने निकाला है वो निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ रहेगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 729 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 6, बट यूनिट डिजिट 6 तो 2 में है, तो ये बनेगा 7 चौक 28, मतलब 28 से तो बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, क्योंकि ये 27 है यूनिट डिजिट 6 वाला, ये बन नहीं सकता। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The monthly income of A and B are in the ratio 3:4 respectively, and the monthly saving of A, B and C are in the ratio 4:5 respectively. The monthly expenditure of A is 2,500 less than that of C, and the monthly expenditure of B is 100 rupees more than that of A. Every month C spends 5,000, then हाउ मच मनी डज ही सेव, तो उसने कितना पैसा सेव किया था वो हमें बताना है। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो दे रखा है वो ए और बी की इनकम का रेशो दे रखा है, जो कि रेशो क्या है आपके पास 3:4 है। ठीक है, उसके बाद मंथली सेविंग का रेशो दे रखा है ए, बी और सी की, जो 4, 5 और 6 के रेशो में है। उसके बाद द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जो ए का मंथली एक्सपेंडिचर है 2,500 लेस देन दैट ऑफ सी। ठीक है, सी के अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें, अगर हम ए के एक्सपेंडिचर में 2,500 रुपीज ऐड कर दें तो ये सी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा,
ठीक है, एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 100 रुपीज मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां से ए का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो ये सी माइनस 2500 होगा। ठीक है, और अब बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के एक्सपेंडिचर में 100 रुपीज ऐड करता है, तो सी माइनस 2500 प्लस 1000 सॉरी, तो ये सी माइनस 1500 आ जाएगा। तो अब देखो ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो सी की टर्म में आ चुका है। ठीक है, एवरी मंथ सी स्पेंड्स 5000 रुपीज। अब एक चीज देखो, हमारे पास जो ए बी और सी का जो रेशो दे रखा था वो सेविंग का रेशो था 4, 5 और 6। ठीक है, वो रेशो क्या था, 4, 5 और 6 था। ठीक है, तो अब सी की जो सेविंग है ना वो हमारे पास क्या दे रखी है, 5000 दे रखी है। सी की जो सेविंग है वो 5000 है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू है। ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो पॉइंट्स में जाएगा और ऑप्शन ऐसे हमारे पास पॉइंट्स में है नहीं। ओके सॉरी, सी का एक्सपेंडिचर दे रखा है, सी सॉरी सॉरी ठीक है ठीक है, उसने एक्सपेंडिचर दिया है, सेविंग नहीं दी। उसने बोला था एवरी मंथ सी स्पेंड्स 5000। ठीक है, तो अगर सी का अगर 5000 दे ही रखा है फिर तो बात बनी गई हमारी। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ए का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 2500, और बी का एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा फिर 3500 आ जाएगा। और सी का एक्सपेंडिचर तो हमारे पास गिवन है 5000। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 5000। ठीक है, और तो सी का हमें सेविंग कैलकुलेट करनी है। सी की सेविंग क्या होगी, ओके ठीक है, ए और बी की इनकम का रेशो हमारे पास है, सेविंग का रेशो हमारे पास है, सी की इनकम का रेशो हमारे पास नहीं गिवन है, और जब तक सी की इनकम का रेशो नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम इनकम का जो रेशो है वो सिर्फ हमारे पास 3 और 4 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर है इसमें। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए कैन डू ए सेम वर्क इन द सेम टाइम बी और सी। देखो टाइम का रेशो 1:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशो भी क्या होगा, 1:1 होगा, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर, अगर ए और बी इस काम को 10 दिन में और सी इस काम को 50 दिन में करता है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो क्या होगा, 50 ही होगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1। देखो यहां टोटल एफिशिएंसी 6 है, यहां टोटल एफिशिएंसी 6 और यहां 2, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब ए की एफिशिएंसी 3 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी क्या होगी, 3 होगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर आपकी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी आपकी 2 है, तो बताओ सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी की 5, तो उसने पूछा था कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, 50 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 तो 25 डेज में करेगा। कितने डेज में, 25 डेज में करेगा। चलिए उसके बाद फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 15% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड्स ऑन क्लॉथ। आफ्टर दिस एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विद 1377 हिज सैलरी। अगर x रुपए थे तो सबसे पहले उसने 10% खर्च किया तो बचा कितना, 90%। ठीक है, फिर 15% खर्च किया तो बचा कितना, 85%, और फिर 10% खर्च किया तो दोबारा से कितना बचा, 80% बचा, जो 1377 के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे, देखो ये 0 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 17 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 9 से डिवाइड करो, देखो 9 से डिवाइड करोगे सबसे पहले ये 1 पे डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या बचेगा 40, यहां से 4 और 47, फिर 5 पे डिवाइड करेगा, फिर 3 पे। 17 इंटू 9 क्या होता है, 153, तो 20 इंटू 1000 मतलब 2000 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
the difference between the CI and SI on the same sum for 2 years at the rate of 25% per annum is 1500 rupees. What is the principle? देखो प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर क्या है 25 इंटू 25, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको डिवाइड करो 4 पे, इसको डिवाइड करो 4 पे, तो ये 500 इंटू 16 और ये बनेगा आपका 24,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 15 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश एंड रामू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद देयर इनिशियल सम 36,000 and 48,000 respectively. After 6 months, a third person, Keshav, also joined them with his initial sum 24,000. After a year, if the total profit is 64,000, then find the profit share of Ram. 3 लोग हैं, रमेश, रामू एंड केशव, ठीक है। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 36,000 के साथ, रामू ने इन्वेस्ट किया 48,000 और उसके बाद केशव ने ज्वाइन किया था 24,000 के साथ। इस रेशो में इन्होंने इतना इन्होंने पैसा लगाया था, ठीक है, आफ्टर ए ईयर। तो इनका जो पैसा लगाया है वो पूरे 12 महीने के लिए लगा है, बट इसका जो पैसा लगा वो सिर्फ 6 मंथ के लिए लगा, ठीक है, इसका पैसा सिर्फ 6 मंथ के लिए लगा। तो सबसे पहले रेशो बनाएंगे, 30 से 30 कैंसिल होती है, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल और 12 इसको 2 पे डिवाइड कर देगा। उसके बाद फिर से देखो 6 इंटू 2 12 इसको 4 पे और 3 पे, मतलब इनके जो प्रॉफिट का रेशो बनेगा वो 3:4:1, मतलब टोटल 8, और टोटल प्रॉफिट कितना था इनका 6400, मतलब 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6400 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 800 होगी, रामू का प्रॉफिट मतलब इंटू 800 कर दो तो 3200। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद, a tradesman gives 4% discount on the mark price and 1 article free with every 15 article and still gain 35%। देखो सबसे पहले तो यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का 4 का था। मार्केट प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट 135, ठीक है। अब देखो उसने 15 आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल फ्री भी दिया है, तो टोटल कितने आर्टिकल दिए, टोटल 16 आर्टिकल दिए, तो वो प्रॉफिट अपना 16 के ऊपर लेगा। हम पैसा कितने का देंगे 15 का देंगे, ये इसको डिवाइड करेगा 9 पे और ये डिवाइड करेगा 6 पे। तो इनिशियल रेशियो क्या बना सीपी और एमपी का 2:3। अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्केट प्राइस कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो मतलब 1 ज्यादा 2 के ऊपर, और 1/2 क्या होता है आपका 50% होता है। 1/2 क्या होता है आपका 50%। आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So we are to the English section of this mock. Let us see what we have in store for us in the English section. एक पार्ट जो है सेंटेंस का वो बोल्ड में दिया हुआ है, जैसे ये है, राइट। कुछ फ्रेजेस आपको दे रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो क्या हो जाएगा ईच ऑफ आवर स्टूडेंट, पे की जगह इट शुड बी पेज, तो ये रहा पेज, ये रहा पेज, ठीक है। अब देखो जरा स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम, ईच से, तो ईच को देखकर हो जाएगा हिज ट्यूशन फीस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फॉलोड बाय इट इज एसेंशियल टू थॉरोली क्लीन द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो इट इज एसेंशियल टू क्लीन थॉरोली, टू क्लीन थॉरो। अब देखो अपने पास थॉरोली तो चाहिए, तो टू तो लगा हुआ है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्लीन्ड का तो सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। और थॉरो भी नहीं आएगा, तो थॉरो वाला काट दिया, थॉरो की जरूरत नहीं है आपको, राइट। इसके अलावा दी वर्ड वी टॉक अबाउट थॉरो काट दिया, क्लीन थॉरोली, ओके, टू क्लीन थॉरो फिर काट दिया, नो इंप्रूवमेंट, बी काट दिया, द आंसर कम्स आउट टू बी बी।
So I would say elimination method is the best method because you get to learn a lot of things. First of all, you get to know that what according to you is the wrong answer because you have to find a good reason for every option. Why it can't be my answer? हर ऑप्शन के लिए एक अच्छा रीजन चाहिए कि मेरा आंसर क्यों नहीं है, right? Followed by, I told him clearly that he had not ought to do that to me. He ought not to have done that to me. ought not done तो नहीं आएगा, अच्छा ought not has भी नहीं आएगा और had not के साथ ought तो आएगा ही नहीं. आंसर, he ought not to have done that to me. Followed by, when a man has to give evidence, he must have a clean breast of the whole matter. To make a clean breast, obtain a clean breast, possess a clean breast or no improvement. अब ये देखो, इसको कहता एक पार्ट जो है आपका सेंटेंस वो बोल्ड में दे रखा है. हर सेंटेंस के नीचे कुछ फ्रेजेस हैं. आई रिपीट, हर सेंटेंस के नीचे कुछ फ्रेजेस हैं जिनके अकॉर्डेंस में ये आंसर होगा. तो पहली बात तो बोल्ड पार्ट जो है वो फ्रेजेस देखने हैं कि आपके अकॉर्डिंग इनको करेक्ट सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है नहीं, बिकॉज इनको सब्स्टिट्यूट करने का भी तरीका अलग हो जाएगा गाइस. वाई सो? बिकॉज जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये एक तरह से है अभी भी आपका ईडियम ही, बस फर्क इतना हो जाएगा इस ईडियम में डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि आपको इसको रिप्लेस करना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हैव अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया कि वो चीज इसको रिटन फॉर्मेट में मांगता था और डायरेक्ट मांगता था. तो कहता है जब भी आपने क्लीन ब्रेस्ट वर्ड की बात करनी है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है ओपन एंड ऑनेस्टली बात करना, राइट? और ऑब्टेन और पोजेस और हैव की जरूरत नहीं है. तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? आपको ओपनली बात करना है उसके रिगार्डिंग. देन व्हाट वी हैव इज फॉलोइंग सेंटेंसेस में 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन है. आपको रिक्वायर करना है कि करेक्ट मीनिंग ढूंढिए उसका. ही इज अ प्लेन सिंपल एंड सिंसियर मैन. He will always call a spade. To speak in plain terms, जो सीरियसली लेना चाहिए. Desist from making controversial statement. Find meaning or purpose in your action. Avoid controversial statements. तो call a spade का मतलब क्या हो गया? I call a spade. मतलब मैं तो हर चीज को प्लेन टर्म्स में बोलता हूं. मेरे अकॉर्डिंग बिना किसी कॉन्ट्रोवर्शियल और एम्बैरेसिंग इशू को किया गया जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड कॉल अ स्पेड. तो ये सीरियसली वाला तो है नहीं, ठीक है. डेजिस्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, फाइंड मीनिंग ऑफ पर्पस या टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. ऑफ कोर्स अवॉइडिंग द कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशंस, ठीक है. और वैसे भी वो क्या कहता है, अब सिचुएशंस का मतलब तो हो गया डायरेक्टली, है ना, पर वो क्या बोल रहा है? इशू नहीं होना चाहिए. तो आंसर हमारा अकॉर्डिंगली हो जाएगा कि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग तरीके से. तो अपने पास 2 आगे, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशंस. आंसर इज स्टेटमेंट क्योंकि बोल रहे हैं आप. फॉलोड बाय, शी इज अ कट अबव टीचर्स इन द स्कूल. वर्दी, सुपीरियर, एक्सेप्ट द प्रपोजल अनकंडीशनली. तो कट अबव का मतलब क्या होता है? एक अच्छे तरीके से बाहर निकल कर आई है. सुपीरियर. नेक्स्ट इज आपको एनालाइज करना है इसका वर्ड. एक बार चेक कर लेते हैं. तो अब आपके पास आ गया है वर्ड और फ्रेज आपको सिलेक्ट करना है जो ऑपोजिट है. द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वॉज वेरी. अब देखो यहां पे वर्ड देखिए जरा, वर्ड कंफ्यूजिंग है. इट सेज परपिकेशियस, राइट? तो ये वर्ड परस्पेशियस नहीं है, परस्पिकेशियस है. इसका एग्जैक्ट मतलब हो जाता है somebody who is reliable. लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो रिलायबल नहीं था, अनरिलायबल, राइट? फॉलोड बाय, वो इज ऑपोजिट. द स्पीकर मेड सम वेरी कोगेंट रिमार्क्स. अब स्पीकर ने बहुत कोगेंट रिमार्क्स लगाए. आपको पता नहीं लग रहा है कि वो क्या हो रहा है, लेकिन स्पीकर था, बुलाया गया था, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स ही होगा. जो बहुत कन्विंस्ड वाले पावर वाले थे, उसका ऑपोजिट हो गया अनकन्विंसिंग. फॉलोड बाय, ही फेल्ट डैश सो ही स्टेड एट होम. ही फेल्ट सिक हो जाएगा बिकॉज फेल्ट यहां पर नहीं ले जाएगा, सिक की बात हो रही है, था तो वो ही, राइट? फॉलोड बाय दिस, द डॉक्टर सेड दैट. अब 2 बार दैट आ गया. द डॉक्टर सेड दैट द वुंड लुक्ड वेरी बैड हो जाएगा. वुंड बहुत बैड दिख रहा था बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट वुंड. लुक डजंट मैटर ओवर हियर. फॉलोड बाय, शी डैश हर. अब देखो यहां पे वो कह रहा है कि आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन डालना, तो यहीं पे आ जाएगा. देखो बिफोर शी गोज टू वर्क है, ये प्रेजेंट है, तो आपको इधर भी प्रेजेंट चाहिए. शी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क हो जाएगा. फॉलोड बाय,
करेक्ट सिनोनिम बताना है एटर्नल का। एटर्नल होता है जो हमेशा के लिए रहता है, हम बोलते हैं ना एटर्नल है ये चीज, तो मतलब हमेशा रहेगी। समथिंग विच अकॉर्डिंग टू यू इज एवर लास्टिंग, जो हमेशा टिका रहेगा। फॉलोड बाय आपको करेक्ट सेंटेंस, शी रिफ्यूज टू लेट ईदर ऑफ अस गो होम, उसने मना कर दिया हम में से किसी एक को घर जाने के लिए, ठीक है, सीम्स करेक्ट। अब अगला क्या है, आफ्टर एन आवर आई बिगैन टू फील सिक एंड सो आई वाज आस्क्ड, अब देखो, सो आई आस्क्ड द ड्राइवर टू लेट मी डाउन, नो आई टोल्ड द ड्राइवर। हाजी इस्लाम विल बी रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स बाय द एंड ऑफ, अब यहां विल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माई ईयर इन इंग्लैंड आई लर्नड अ ग्रेट डील ऑफ हाउ अदर पीपल लिव। अब देखो, अब यहां ग्रेट डील नहीं हो जाएगा, कहता ड्यूरिंग माई ईयर इन इंग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट ईयर इन इंग्लैंड आई लर्नड अ ग्रेट डील ऑफ हाउ अदर पीपल लिव, ना आई लर्नड अ ग्रेट डील ऑफ को काट दीजिए, हाउ अदर पीपल लिव, द आंसर इज ए। फॉलोड बाय सुटेबल प्रेपोजिशन लगाना है, एनीवन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हिम इज एनेमर्ड डैश इज करिज्मेटिक पर्सनालिटी, जो एनेमर्ड है वो फिक्स प्रेपोजिशन लेता है और इसका आंसर हो जाएगा ही इज एनेमर्ड ऑफ दैट पर्सनालिटी, तो ऑफ आपका आंसर हो जाएगा। और अब आपके पास है इंप्रूवमेंट बताना बोल्ड पार्ट का, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वाज बिगिनिंग, वी वर स्टिल स्टैंडिंग व्हेन द फिल्म बिगैन, जब फिल्म शुरू हुई थी तब हम खड़े हुए थे, यानी कि जब फिल्म शुरू हुई थी हम खड़े हुए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म बिगैन। देयर यू गो, yes, we're done with this. I hope you enjoyed this, and moving on forward, thank you.